सिसोदिया सर, उनको भी अभी तक जमानत नहीं मिली और केजरीवाल सर को भी अवैध रूप से उनको गिरफ्तार किया गया ऐसे सुनने में आया और जमानत भी नहीं मिल रही है उनको। तो ऐसा क्या बड़ा का इशू था कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट किया गया? देखिए, अभी लोगों का ध्यान आम आदमी पार्टी की तरफ आ चुका है, केजरीवाल जी की तरफ आ चुका है, मनीष सिसोदिया जी की तरफ आ चुका है, सत्येंद्र जैन जी की तरफ आ चुका है। बीजेपी को चाहिए ही नहीं ये लोग हमारे सामने खड़े रह करके कैंपेन करें, क्योंकि हम बात कुछ और करेंगे, ये बात कुछ और करेंगे, लेकिन इनकी बात में तो दम है। हमने तो अभी तक कुछ किया नहीं। तो किसी ना किसी तरीके से इनको जेल में डाल दो ताकि ये पब्लिक के बीच में ना जा सके, ताकि हमारा एजेंडा इनका चलता रहे, विकसित भारत और ये दुनिया भर के जो राम मंदिर और ये दुनिया भर का जो एजेंडा चला रहे हैं। आज इतनी बड़ी नोटबंदी इन्होंने लाई, हम ये खत्म कर देंगे, हम ये खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे, कश्मीर हम ये कर देंगे। कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है क्या? आए दिन मुठभेड़ होती रहती है। कश्मीर के अंदर तनाव कम हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नोटबंदी से आदमी कितना गरीब हो गया है और काला पैसा खत्म करने के लिए किया था। आज की रिपोर्ट ऐसी है, पहले से 4 गुना 3 गुना काला पैसा जमा हो चुका है। इन लोगों ने सिर्फ द्वेष बढ़ाया है। जब देखो हिंदू मुसलमान के इसमें आ जाते हैं। मणिपुर में इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, कोई एक इंसान इनका बड़ा लीडर वहां जाकर के देखने को तैयार नहीं करने की बात करते हैं। मणिपुर जाकर के सॉल्व करे ना। 370 तो बहुत चला इन्होंने, लेकिन मणिपुर में जाने की हिम्मत क्यों नहीं है? इतनी अश्लील घटिया हमारी महिलाओं के साथ वहां पे हो चुकी है और इतनी अश्लील घटिया के बाद में ये सरकार उसके ऊपर में 2 लाइन भी नहीं बोलती है, वहां जाने को तैयार नहीं है। आज लद्दाख में वांगचुक जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को मत बिगाड़ो, हमारा अधिकार जो है हमें वापस दे दो, हमारे को प्रॉमिस किया था वो वापस दे दो। यहाँ के लोकल काउंसिल में इसका डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज ठीक है या नहीं है। ये लोग उनको अधिकार नहीं दे रहे ताकि अडानी और अंबानी को वहां के जमीन और जंगल बेच दें, जैसा हसदेव वाले छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। हसदेव में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। लद्दाख में आज तक लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हजारों लाखों की तादाद में वहां पे आंदोलन हो रहा है। ये विकसित भारत है? तो विकास नहीं कहते, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं से आज भी आदमी संघर्षमय जीवन जी रहा है। 80,000 लोगों को बड़ी छाती ठोक के बताते हैं लोग कि 80,000 लोगों को हम लोग मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। तो 80,000 जनता को अगर मुफ्त में राशन बांट रहे हैं तो विश्वगुरु की बात क्यों करते हैं? महासत्ता की बात क्यों करते हैं? हमें नहीं चाहिए ऐसी महासत्ता, हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्वगुरु जहां पे 80 करोड़ लोग भूखे हैं और उनको सरकार को फूकट में खाना देना पड़ रहा है। हमें चाहिए प्रगतिशील देश जो बंधु भाव से चले, जो भाईचारे से चले, जो देश के संविधान पे चले। प्रास्ताविका के हर एक शब्द, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस रास्ते पे चलने वाला प्रगतिशील देश चाहिए हमारे को। ये जो सपना दिखा रहे हैं ना, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, किसानों की हम 2022 तक के डबल आय कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सॉल्व करने की बात करते हैं, मणिपुर जाकर के सॉल्व करें ना। 370 तो बहुत चला इन्होंने, लेकिन मणिपुर में जाने की हिम्मत क्यों नहीं है? इतनी अश्लील घटिया हमारी महिलाओं के साथ वहां पे हो चुकी है और इतनी अश्लील घटिया के बाद में ये सरकार उसके ऊपर में 2 लाइन भी नहीं बोलती है, वहां जाने को तैयार नहीं है। आज लद्दाख में वांगचुक जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को मत बिगाड़ो, हमारा अधिकार जो है हमें वापस दे दो, हमारे को प्रॉमिस किया था वो वापस दे दो। यहाँ के लोकल काउंसिल में इसका डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज ठीक है या नहीं है। ये लोग उनको अधिकार नहीं दे रहे ताकि अडानी और अंबानी को वहां के जमीन और जंगल बेच दें, जैसा हसदेव वाले छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। हसदेव में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। लद्दाख में आज तक लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हजारों लाखों की तादाद में वहां पे आंदोलन हो रहा है। ये विकसित भारत है? ये विकसित भारत नहीं है। ये इन लोग हर चीज बेच डालेंगे इस देश की। इसको विकास नहीं कहते, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं से आज भी आदमी संघर्षमय जीवन जी रहा है। 80,000 लोगों को बड़ी छाती ठोक के बताते हैं लोग कि 80,000 लोगों को हम लोग मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। तो 80,000 जनता को अगर मुफ्त में राशन बांट रहे हैं तो विश्वगुरु की बात क्यों करते हैं? महासत्ता की बात क्यों करते हैं? हमें नहीं चाहिए ऐसी महासत्ता,
हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्वगुरु जहां पे 80 करोड़ लोग भूखे हैं और उनको सरकार को फूकट में खाना देना पड़ रहा है। हमें चाहिए प्रगतिशील देश जो बंधु भाव से चले, जो भाईचारे से चले, जो देश के संविधान पे चले, प्रास्ताविका के हर एक शब्द, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस रास्ते पे चलने वाला प्रगतिशील देश चाहिए हमारे को। ये जो सपना दिखा रहे हैं ना, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, किसानों की हम 2022 तक के डबल आय कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इसके ऊपर में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये चुनाव इस बार लोग इनको बिल्कुल अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं और सिखाएंगे। आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे काम कर रही है यही सही रास्ता है देश के लिए और देश के गरीबों की प्रगति के लिए। नौकरी का जो मुद्दा इन्होंने चुनाव से गायब ही कर लिया, और फिर भी जो बाकी के लोगों के घोटाले हैं उनको आगे कर रहे हैं। जबकि लोग जब पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ है भैया, जैसे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सवाल किया कि इतना रेशो कम हो चुका है या बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, तो ये मुद्दे पर डायरेक्ट ये अपना जो कौशल्य आधारित जो ये होता है प्रोग्राम्स होता है उस पर फोकस करते हैं कि वो अपने एबिलिटी के दम पर ये आगे सिलेक्ट होंगे। तो ये क्या मैटर है सर, हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या नीति है इन लोगों की, बीजेपी की? देखिए, इन्होंने जो नौकरी का वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे हर साल, पिछले 1.5-2 साल से आपने रिपोर्ट देखी होगी कि इस देश के अंदर में बेरोजगारी की दर 45% हो चुकी है। आज की तारीख में 65% यूथ अनएम्प्लॉयड है। उस पर यह सरकार उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं कर रही। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कल परसों के पेपर में आया है 90 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई है, वहां पे नौकरियां नहीं दी जा रही। स्टेट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर में नौकरियों की जो पोस्ट खाली है वहां पे नौकरी नहीं दी जा रही, लेकिन उल्टा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया जा रहा है। क्योंकि जो नौकरी देंगे तो उसको सरकारी लेवल की तनख्वाह देनी पड़ेगी, उसके जगह ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं जिसको 12-15 हजार रुपए तनख्वाह दी जाएगी, फिक्स तनख्वाह दी जाएगी, ताकि सरकार की ट्रेजरी पे बोझ ना पड़े। ये नौकरी हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आज ये लोग डायरेक्ट IPS IAS की परीक्षा नहीं देना है, लेकिन डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफिसर्स अपॉइंट कर रहे हैं। जिन लोगों ने IAS की तैयारी की है, जो UPSC की परीक्षा दे रहे हैं, MPSC की परीक्षा दे रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो घर में बैठेंगे। जो इनके चॉइस के लोग रहेंगे वो प्राइवेट में इन लोग एम्प्लॉय करेंगे। देखिए, ये सरकार की बिल्कुल नियत नहीं है नौकरी देने की। और आज बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बेरोजगार है। बहुत सारों के माँ बाप ने लोन उठा करके उनको पढ़ाया हुआ है, उनकी महीने की किस्त आ जाती है। वो बच्चों को मजबूरी से MBA का लड़का हो, इंजीनियर का लड़का हो, उनको अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे में काम करना पड़ रहा है। क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलेगी, तभी तो जाकर के वो महीने का कर्जा देगा, जो कर्जा उन्होंने बैंक से लेके पढ़ाया था। वो नौकरियां नहीं मिल रही, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं निकलते, UP एग्जाम होते हैं उसका पेपर लीक हो जाता है, पूरा एग्जाम रद्द हो जाता है। वो साल भर जो बच्चा प्रिपेयर करके रखता है, अपनी पढ़ाई करके रखता है, वो दूसरा एग्जाम होने का नाम नहीं लेता है। ये सरकार धुलमिल है। ये सरकार अभी कितने इन्होंने इलेक्शन के पहले नमो बेरोजगार योजना, ये योजना, इधर कैंप लगा रहे, उधर कैंप लगा रहे, कितने लोगों को नौकरी दे रहे? 150 लोग, 200 लोग, 300 लोग। क्या नौकरी दे रहे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी दे रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी की बात कर रहे थे क्या 2 करोड़ लोगों की? ये तो परमानेंट नौकरी की बात कर रहे थे, देश की ग्रोथ की बात कर रहे थे और देश की ग्रोथ में भागीदारी की बात कर रहे थे। बहुत निराश हो चुका है। ऊपर से बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, कहां गया स्किल डेवलपमेंट? इनका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम क्यों कोलैप्स हो गया? आप क्यों इसका नाम नहीं लेता है स्किल डेवलपमेंट का? कितनी स्किल डेवलपमेंट इन्होंने करवाई। आज स्कूल बंद कर रहे हैं, आज संस्थाएं बंद कर रहे हैं। आज यहां पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर काम आपको बराबर नौकरियों के ऊपर में लोगों को नौकरियां मिल रही हो। जिससे पूछो नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जो है वही अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां तो पूरी बंद है। ये सरकार की प्रॉमिसेस फेल हो चुकी हैं। नमो बेरोजगार योजना, महाराष्ट्र का नमो बेरोजगार योजना, फडणवीस जी जहां चला रहे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा चला रहा है वही नाम से। क्या हो रहा है उसके ऊपर में से? कितने लोगों को नौकरियां दी जा रही है उसमें से? कोई बात से बड़ा लोग सबका नौकरी पर लग गया है? नहीं लग गया है। आज की तारीख में तो जो
SC ST है जो रिजर्वेशन वाले, उनकी स्कॉलरशिप तक बंद कर दी गई। सिंह सर की अभी जो उनको जो बेल मिली है जी, बेल मिलने के बाद बेल मिली, लेकिन दोष मुक्त नहीं हुए अभी तक। मतलब उनको बोल नहीं सकते कि पूरी तरह से वो आज़ाद हो चुके हैं, इससे रिहा हो चुके हैं। इसके बाद भी ईडी शांत है क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनको फटकार मिली है, उन्होंने बेल दी, अभी शांत है। लेकिन मेरा कहना है कि ये इनकी जो ये चुप्पी है ईडी की, ये कहीं बड़ा धमाका करने का कुछ ऐसा है उनका प्लानिंग, या फिर सच में वो शांत हो चुकी है? देखिए क्या है, झूठ को बहुत दिन खींचा नहीं जा सकता, घसीटा नहीं जा सकता। संजय सिंह जी के यहाँ जिस दिन रेड पड़ी, सवेरे से शाम तक वो ढूंढते रहे, कुछ भी नहीं मिला, ना पैसा मिला, ना कोई कागजात मिले। अब वो लीकर पॉलिसी में उनका कोई रोल ही नहीं था, वो तो राज्यसभा मेंबर है, वो तो सरकार का उनका कोई लेना देना नहीं था। शाम को हमारे जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कुछ हमारे नेता हैं, उन्होंने जो वो अपना वक्तव्य दिया कि शाम को एक फोन आता है, उसके बाद में सब कार्रवाई बंद कर दी जाती है, बस उठा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इसलिए हुई है एक फ्रस्ट्रेशन अंडर एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी न किसी ने किसी के ऊपर में दबाव डाल के वो काम कराया है। अब जब सरकार के मुलाजिम उनके हाथ बंधे होते हैं, देखो सबूत तो सबूत होता है, सबूत ना रहे तो सरकार का मुलाजिम भी कितने दिन उसके इसको खींच पाएगा। हम लोग इतने दिन से इसके बारे में यही बात कर रहे हैं कि आप 2 साल हो गए, आज आप इस केस के बारे में 300 करीबन करीब रेड हो चुकी है, बहुत सारे विटनेसेस इन्होंने खंगाल चुके हैं। अभी तक के ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये पैसा का ट्रेल कहाँ है, जो पैसा किसी ने दिया, इन्होंने लिया, इन्होंने यहाँ खर्चा किया, इन्होंने, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ उठा के जेल में डालो, सिर्फ उठा के जेल में डालो, ऐसा इन्होंने जेल में डाला है। अभी भी संजय सिंह जी को जो बेल मिली है, वो बेल में ईडी को साफ तरीके से पूछा गया, 6 महीने हो गए, क्या आपको अभी पैसे मिले? नहीं मिले। ईडी ने साफ बोला है, नहीं मिले हमें पैसे, और हमारे को पैसे नहीं मिले तो आप पैसे नहीं मिले तो आप इनको जेल में नहीं रख सकते, इसलिए हम इनको बेल दे रहे हैं। ये दूसरे केस के ऊपर लागू नहीं रहेगा, ये सरकार कोर्ट ने बोला है। देखिए ये लीगल लैंग्वेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये केस में इनके आगे पर इंक्वायरी नहीं होगी, होगी, लेकिन अभी तक इनके पास में से पैसे का कोई ट्रेल नहीं मिला, इसलिए इनको बिल्कुल बेल दिया जाता है। तब ईडी का ऑफिसर वहां पे कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि हकीकत ये है मैडम कि हमारे पास कोई अवैध पैसा आया ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी, जो इनके सामने एक दिखती हुई पार्टी है, खड़ी हो रही है, इनके नेता जो है वो देश के अंदर में लोगों को अपील कर रहे हैं, और इनका एक नया आम आदमी पार्टी का डेवलपमेंट मॉडल, एक जो राजनीति गंदी है, हमेशा ऐसा समझाया गया है, लेकिन हम समझते हैं राजनीति मतलब नीति का राज। हम जो नीति का राज सामने लेकर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के संज्ञान में आ रहा है, इसलिए इन लीडर्स को चुप करा दिया जाए, ताकि हमारा काम चलता रहे। बाकियों को तो हम अपने पार्टी में ले ही रहे हैं, अंदर कर ही रहे हैं। एक यही पार्टी बची है जिसके अंदर, जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, उसी देश के, उसी द्वारा ये पूरा ईडी और अपने गलत यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा यूज करके हमारे अच्छे अच्छे नेताओं को अंदर कर रहे हैं। एक जो भी माहौल बन रहा है, विपक्ष को जिस तरह से ये घेरे हुए हैं सत्ताधारी, तो आपको लगता है कि विपक्ष को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश चल रही है? दिखता तो ऐसा ही है, दिखता तो ऐसा ही है, और इनकी यंत्रणा पूरी वैसी ही है कि पूरे विपक्ष की ताकत खत्म कर दो, एक तो आगे के संगठन खत्म कर दो, पार्टियां तोड़ दो। शरद पवार की पार्टी के 2 हिस्से कर दिए, नीतीश कुमार को उधर खींच लिया, शिबू सोरेन जी को, हेमंत सोरेन जी को उठा करके जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। जो भी इनके खिलाफ बात करेगा वो राष्ट्रद्रोही है, जो इनके फेवर में बात करेगा वो राष्ट्र प्रेमी है। ये जो काम इन्होंने कर दिया है, ये अपोजिशन की ताकत को खत्म करने के लिए ही किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी देखिए जब चलती है ना, तो पक्ष और विपक्ष ये दोनों होना चाहिए। बहुत बड़ा पक्ष हो गया और विपक्ष में कुछ ही लोग रह गए, तो फिर वो उसकी गिनती नहीं रह जाती है, लोगों को भी ध्यान नहीं रहता उस टाइम, उस समय पर। लेकिन यहाँ पर जो काम चल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ये विपक्ष को खत्म करने की जो इनकी यंत्रणा है, ये दबावकारी यंत्रणा है, डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटिज्म है, क्योंकि अथॉरिटी यूज करके, ये सरकारी यंत्रणा यूज करके विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। काम के भरोसे नहीं खत्म कर रहे,
कि मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया इसलिए आगे वाले की कोई सरकार दूसरे की सरकार चल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो रहा है। जिनको प्लेन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, अनिल अंबानी फेल हुआ आदमी है, उनके भाई उनके पैसे दे करके उनका कर्जा निपटा रहे हैं, उसको राफेल फैक्ट्री बनाने के लिए सौदा दे दिया आपने। अडानी जिसने कभी जिंदगी में एयरपोर्ट नहीं चलाया, उनको अपना इंडिया के बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट उनको सौंप दिए गए कि आप चलाइए इनको करके। क्या काबिलियत पे दिया गया? कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है कि बस इन्होंने सोच लिया कि अडानी को देना है, बस दे दिया, खत्म कर दिया मामला। ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं चल रहा। कि 370 हटाई गई। सेकंड थिंग कि हम लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, राम मंदिर हम बनाएंगे और हमने बना दिया। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं ये विकास के लिए सच में कारगर है। आपको लगता है कि मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी विजय है और इससे पूरा देश बहुत आगे जाने वाला है, या जैसे विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो मंदिर बनने के बाद ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए क्या है, जो ये बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है और आरएसएस की जो मानसिकता है वो ये है कि भावनाएं भड़काओ। देखो हमारे लोग बहुत सीधे हैं, भारतीयता मूल सह बहुत सीधा इंसान है, सरल इंसान है, भावुक इंसान है, भावनाओं में बह जाता है। ये भावनाएं भड़काते हैं। राम मंदिर बनाने से हमने प्रॉमिस किया था, राम मंदिर बन गया, कोर्ट के ऑर्डर से बना राम मंदिर, कोर्ट ने जगह दी, कोर्ट ने जगह दी, मुस्लिम भाइयों ने भी उसका साथ दिया, उनको भी जगह दी गई, इनको भी जगह दी गई, वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, राम मंदिर बन गया। अब राम मंदिर हमने बनाया, 370 हमने हटाया, 370 हटाया तो वहां की कोई तरक्की हुई क्या? 370 क्यों हटाया था? कि जम्मू कश्मीर को मेन डेवलपमेंट में लाए, जम्मू कश्मीर में जो इश्यूज है वो ठीक हो जाए। आज रेस्ट ऑफ द इंडिया देखिए और जम्मू कश्मीर में जाकर के देखिए, बहुत गरीबी है, बहुत तकलीफ है वहां पर। वहां के लोगों की जिंदगी का स्तर ऊंचा उठा क्या 370 होने के बाद में? नहीं उठा। वहां आतंकवाद बंद हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सिर्फ ये लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया को पोलराइज करने के लिए कि देखो इन्होंने 370 हटाया, अभी तक किसी ने हटाया नहीं था और ये इन्होंने हटाया करके हमारे साथ सब लोग खड़े हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के ये टारगेट की हुई एक्सरसाइज है। और जहां देखिए, मैं आपको इसके सामने का एक एग्जाम्पल देता हूं। राम मंदिर तो आज बनाया ना इन्होंने, पंजाब में स्वर्ण मंदिर 300 साल से बना हुआ है ना, ठीक है, सरदारों ने बनाया, वो भी मैं बोलता हूं स्वर्ण मंदिर बना, सोने की परत चढ़ी हुई है उसके ऊपर में। क्या उससे पूरे पंजाब के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? क्या आज वहां किसान आत्महत्या नहीं है? क्या वहां पे ड्रग का प्रॉब्लम नहीं है? क्या वहां पर जवान जो आज की तारीख में नहीं बचे, बहुत सारे जवान उसके अंदर में ड्रग्स में लिप्त होकर के, व्यसन के अंदर लिप्त होकर के उनकी जिंदगी दुभर हो चुकी है? क्या वहां के आर्थिक स्थिति अच्छी रह गई है? पिछली कई सरकारों ने वहां पे लूट करके, वहां पर जो सरकारें थी उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया है? क्या वहां के स्वर्ण मंदिर बन जाने की वजह से, गुरुद्वारा बन जाने की वजह से वहां के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं? नहीं हुए ना। उसी तरीके से राम मंदिर बनने से ठीक है, सबकी आस्था राम के अंदर में है, आस्था के हिसाब से वो चीज बराबर है, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद ये देश का सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा होने वाला नहीं है। ये देश का तभी अच्छा होगा जब इसका हर देश का एक एक व्यक्ति इस देश के लिए मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, अपने शिक्षित प्राप्त होगा, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेगा और अपने देश के लिए काम करेगा। अपने देश के लिए सब आस्था अपनी जगह है, पर हमें उसी ताकत लगा करके देश के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें इन सब दायरों से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। वो रास्ते में तो कोई काम हो नहीं रहा। आप मंदिर बना दोगे तो देश के सब लोग सुखी हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आप देश को अगर शिक्षा अच्छी दोगे, देश के अंदर में स्वास्थ्य अच्छी दोगे, देश के आम इंसान की, साधारण इंसान के जीवन का स्तर बढ़ाओगे, महिला का सुरक्षा बढ़ाओगे, महिलाओं का 50% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये समाज का विकास 50% अधूरा है अगर महिलाओं का विकास नहीं होता है। क्या महिलाओं के बारे में बात की जाती है? महिलाओं के बारे में तो बीजेपी से वर्स्ट रिकॉर्ड किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। जितने रेपिस्ट हैं, जितने गुंडे हैं, जितने बदतमीजी महिलाओं के साथ में करने वाले हैं, वो इनके लीडर्स हैं। आए दिन इनके लीडर्स आज जेल में जाते हैं इसको रेप को लेकर के और महिलाओं के साथ में बदतमीजियां करने के बारे में, अश्लील बदतमीजियां करने के बारे में। अगर महिलाओं की तरक्की नहीं होगी तो समाज की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी, समाज की तरक्की नहीं होगी तो देश की भी तरक्की अधूरी रह जाएगी। क्या इसकी तरफ इनका ध्यान है? राम मंदिर में जय श्री राम का नारा लगाया, जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाया? सीता मैया को भूल गए क्योंकि वो महिला थी। तो देखो जय श्री राम बोलता है, वो भी जोर से बोलते हैं, प्रेम से बोलिए ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर?
ऐसा कर रहे हैं जैसा पता नहीं क्या हो गया जय श्री राम बोलने के बाद में, ऐसा लगता है कि गुस्से से बोल रहा है इंसान, नम्रता नहीं रह गई उसके अंदर में। ये आचरण होता है क्या? ये आचरण ठीक नहीं है।